तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर। हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, ये चौथा चैप्टर है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम। हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है समझने के लिहाज से भी। देखिए, दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का जो इक्विलिब्रियम होता है वो डिफरेंट होता है। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम ये होता है कि ये बॉडी का इतना 20 किलो वेट है तो इधर भी ये 20 किलो वेट वाली चीज ला कर रख दी जाए, ठीक हो गया। तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम होगा ये फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जो इक्विलिब्रियम है वो डिफरेंट होता है। केमिस्ट्री में दो तरह का, आप कह सकते हैं केमिकल, दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है। नंबर 1 है हमारे पास स्टैटिक। स्टैटिक का अगर हम लफ्जी मतलब जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है साकिन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरा हमारे पास होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन, मुतहर्रिक, यानी मोशन में है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जो आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, इसमें क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा होता, व्हेन अ रिएक्शन नॉट प्रोसीड फर्दर, प्रोसीड फर्दर, जब कोई रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता। एम तारिक आसिफ साहब अपना माइक ऑफ कर लें। ठीक है जी, जब कोई रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा होता तब हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया है, ठीक है। यानी रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, फर्दर कोई उसमें चेंज नहीं आता। तो इसकी मिसाल ये है कि एक इमारत है, बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग जो होती है ये कायम रहती है, गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं, जितनी भी फोर्सेस इसके ऊपर लग रही होती हैं, उनका जो रिजल्टेंट होता है, सम होता है उनका, वो जीरो होता है। तो डेट्स वाई जो बिल्डिंग होती है वो कायम रहती है, वो गिरती नहीं है। इसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जब व्हेन अ रिएक्शन नॉट स्टॉप, व्हेन अ रिएक्शन नॉट स्टॉप्स, जब एक रिएक्शन रुकता नहीं है, लेकिन इसका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब देखिए, डायनामिक का मतलब तो यही है ना कि मोशन में है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर आपको लग रहा होता है कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेट बराबर हो जाता है कि जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रहे होते हैं। तो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रिएक्टेंट। तो ये रेट जो होता है ये बराबर हो जाता है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है ये हमने डिस्कस करना है। और याद रख लें, इक्विलिब्रियम जब भी आएगा, लफ्ज इक्विलिब्रियम का आएगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा। रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा, इरिवर्सिबल में नहीं मिलेगा। अब इरिवर्सिबल का आपको पता है कि सिर्फ फॉरवर्ड में जाते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं 100%, वो बैक नहीं हो सकते। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन जिनमें रिएक्शन दोनों सूरतों में मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं एंड बैकवर्ड भी, अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप कौन सी चीज चाह रहे हैं, ये दोनों मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। मरियम, जी सर। मरी अपना माइक ऑफ करें बेटा, आपको कितनी बार कहा गया है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है ये जब बराबर हो जाता है, फिर से आपने माइक ऑन कर लिया है।
जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो आपका क्या हो जाए। मरियम, मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब जो बंदा 3 बार भी कहने पे माइक ऑफ नहीं कर रहा तो इसकी यही सजा है। ठीक है जी। फॉरवर्ड और जब बैकवर्ड का रेट जो होता है वो बराबर हो जाता है। बात क्या कर रहे होते हैं पता नहीं क्या, दरमियान में इतनी वो इंटरप्शन होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे थे कि जब जो रिएक्शन दोनों सूरतें में होता है, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। ठीक है जी। कि A+B मेक्स C+D। अब आप चाहें तो ये रिएक्शन इधर को भी मूव कर सकता है और आप चाहें तो ये रिएक्शन इधर को भी मूव कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में भी आ सकते हैं। इसकी एग्जांपल होती है अमोनिया फॉर्मेशन, हाइपर प्रोसेस जो होता है, इसमें अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही होती है। ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब हम कुछ ग्राफ्स देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने के। तो देखें जी, इसरार अली, क्वेश्चन है आपका। सर ये हम कहते हैं कि कोई रिएक्शन रिएक्टेंट इस वजह से रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं। जी जब अमोनिया प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है तो वो दोबारा से रिएक्टेंट क्यों बनाना चाहेगा? देखें, ये जो होते हैं ना एक्चुअल में, ये इनकी डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। एक तो याद रख लें, जो वीक चीजें होती है ना, आप कह लें कि जैसे मैं आपको मिसाल दूं, एसिड्स जो हो गए वीक एसिड्स। अब यही बात आप करेंगे कि वहां पे सर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे होते। समझ आ रही बात की? वो किस में वापस आना चाह रहे होते? रिएक्टेंट में। ठीक है। तो रिएक्शन जो होते हैं ना हमारे पास दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं हम। कि जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है ये मिलके अमोनिया बनाता है। अब अमोनिया की टेंडेंसी होती है कि वो दोबारा से वापस आ सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि उसकी जो आप कह सकते हैं कि स्टेट जो है, जो भी उधर टेम्परेचर था, प्रेशर था, वो सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है इनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। और दूसरा, इनके रिएक्शन रेट के ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि रिएक्शन रेट क्या चल रहा है। एक्चुअल में जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, ये बड़े स्लो रिएक्शन होते हैं। आ, जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा ना, तब वहां पे दो प्रोसेस हम पढ़ रहे होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन आपको तब वहां पे समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। ठीक हो गया जी। एक्चुअल में ना, आपके पास लेट्स सपोज एक पिस्टन है, इसके ऊपर आपने वेट रखे हुए। ये वैसे थर्मोडायनेमिक्स का ये आ जाता है टॉपिक। इसके ऊपर आपने पिस्टन रखे हुए, अब एक वेट आप उठा लेते हैं, ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन आप दोबारा से इसी के ऊपर पिस्टन रख दें तो ये वापसी में आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि आप देखिए कि थोड़ा सा चेंज जो हो रहा हो वो रिवर्सिबल में ही होता है, लेकिन अगर सारे के सारे पिस्टन उठा लिए जाएं, ये तमाम के तमाम पिस्टन उठा लिए जाएं, तो फिर आपका सिस्टम जो होगा वो वापस नहीं आता। यानी सडन चेंज नहीं होना चाहिए। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि स्लो स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा होता है, बड़ा रिएक्शन का रेट कम होता है। इस वजह से आप दोबारा से रिएक्टेंट बना सकते हैं। समझ आई इसरार जी? तो ये ना रेट पे ये डिपेंड कर रही होती हैं चीजें बेसिकली। अभी अब मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ, उससे भी आपको समझ आ जाएगी। ग्राफ है और ये थर्मोडायनेमिक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके पास ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन
और टाइम का। अब देखें इसमें क्या होता है कि स्टार्ट में आपको पता है रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट आपको पता है कि कम होते हैं। ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट में रिएक्टेंट ज्यादा है तो उनका रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रिएक्टेंट का रेट ऑफ आप कह सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होता है वो ज्यादा होता है, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट वो कम होता है। और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट वो बहुत कम होता है। अब देखिए स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन था तो ये आ रहा है, इसका रेट डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज जो मैंने आपको बात बताई है ना कि रेट का बड़ा इस पे मैटर कर रहा होता है, रेट डिक्रीज हो रहा है। और आपके पास जो बैकवर्ड रिएक्शन है अब इसका रेट इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और एक वक्त आता है कि इनका रेट बराबर हो जाता है, इनका रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये वो पॉइंट होता है जहां पर इनका रेट जो होता है वो बराबर हो जाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये दोनों का रेट चूंकि बराबर हो गया है, ठीक है जी, तो इस पॉइंट को हम कह देंगे क्या है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है। अब इसी तरह एक और ग्राफ देख लेते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। देखिए शुरू शुरू में आपको भी पता है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। लेट्स सपोज ये 50 है, यहाँ पे तो जीरो होती है, प्रोडक्ट जीरो होते हैं, ना होने के बराबर है। तो आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती जा रही, होती जा रही, डिक्रीज कम हो रही है, और एक वक्त आता है कांस्टेंट हो जाती है। और इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, और एक वक्त आता है ये भी कांस्टेंट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो इक्विलिब्रियम होता है उसके ऊपर रेट जो होता है आपके रिएक्शन का, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और दूसरी चीज कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट मीन के कोई वो फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी उसकी ना, कि लेट्स सपोज प्रोडक्ट आपके पास 60 हो गए और रिएक्टेंट 40 हो गए, तो ये एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी कि क्या प्रोडक्ट आपके पास 40 हो गए और प्रोडक्ट आपके पास 60 हो गए, रिएक्टेंट आपके पास 40 हो गए, तो ये फिक्स वैल्यू हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि सेम हो जाएगी। यहाँ पे देखें रिएक्टेंट लेट्स सपोज ये है आपके पास 40, प्रोडक्ट आपके पास 60 है, तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि इनकी वैल्यू सेम हो जाती, कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती, हो भी सकती हैं लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है। कांस्टेंट हो जाए कंसंट्रेशन और रेट बराबर हो जाए, प्राइमरी कंडीशन यही है, तब भी इक्विलिब्रियम होगा और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ कंसीडर किया जाएगा। फिर एक और ग्राफ हम देख लेते हैं, हमारे पास है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। देखें अब वही बात मैं आपसे करूंगा जो पहले मैंने आपको रिपीट की, कंसंट्रेशन स्टार्ट में ज्यादा फिर कम, और एक वक्त आता है कंसंट्रेशन दोनों की बराबर हो जाती है। अब यहाँ पे ये बराबर हो गई, तो ये जो पॉइंट है, अगर तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, डज नॉट मैटर कंसंट्रेशन बराबर है या नहीं है, फिर भी इक्विलिब्रियम का ग्राफ होगा, तो ये भी रिवर्सिबल का कंसीडर होगा। एक और ग्राफ होता है वो ये है, देखें स्टार्ट में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा थी, फिर कम होना शुरू हो जाती है, फिर इस तरह कांस्टेंट, फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। अब देखें ये वो पॉइंट था जहां पे कंसंट्रेशन बराबर हो गई थी, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ है, ये कंसंट्रेशन बराबर हो गई थी, फिर बाद में जाकर देखे कांस्टेंट हो गई है, अब चेंज नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट हो चुकी है। तो ये ग्राफ भी आपके पास किसका ग्राफ है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। ठीक हो गया जी।
तो ये कुछ 4-5 ग्राफ थे, वो हमने देख लिए हैं। इसके बाद बात करते करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी खासियत हो सकती है? नंबर 1, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। नंबर 2, कि इसको आप दोनों साइड से अचीव कर सकते हैं, आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब ये है कि आप इसको रिएक्टेंट की साइड से भी एंड प्रोडक्ट्स की साइड से भी इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तीसरी बात कि इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ये वीवो वी कौन है जी? अपने नाम से ज्वाइन करें। ये मीटिंग क्या नाम है आपका? वीवो जिन्होंने ज्वाइन किया। जी आपसे पूछा गया है। वीवो V2131, क्या नाम है आपका? सर मैं इकरा। सर आज ज्वाइन नहीं हो रहा था, एक और मेथड से ज्वाइन किया इसलिए ये मोबाइल का आ गया। चले। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब कहने का क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। देखें, N2+3H2 ले लिया आपने और आपका जो प्रोडक्ट है वो 2NH3 बन रहा है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ली, ये IC से डोनेट कर रहा हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन ये 20 ml ले ली, मोल ले ली, और ये आपने 30 मोल ले ली, और प्रोडक्ट आपका 0 मोल है। और आपकी जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होगी वो हम देखते हैं। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जब 1 मोल नाइट्रोजन का होता है और 0.5 मोल हाइड्रोजन का होता है, तब जाकर इक्विलिब्रियम आता है और इसके 2 मोल बनते हैं। अब आप कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज भी कर लें, जो आपकी कह सकते हैं कि वैल्यू आएगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की, वो सेम ही होगी। वो कंसंट्रेशन अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसकी सिंपल मिसाल दूं अगर आपको, A कन्वर्टेड इनटू B, ये A B में जा रहा था, ये रिएक्टेंट है। मैं कहता हूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी थी 20 मोल, और इसकी तो 0 होगी क्योंकि अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी वो देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि इसकी कंसंट्रेशन होती है 2 और ये इसकी हो जाती है 4। अब मैं कंसंट्रेशन को ना डबल कर देता हूं, मैं 40 मोल ए कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 40 मोल ए। 40 मोल ए ले लिया। अभी ये स्टार्ट में 0 था। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा? इक्विलिब्रियम के ऊपर ये 2 था, ये डबल हो जाएगा 4, और यहाँ पर 4 था, ये 8 हो जाएगा। अब आंसर चेक करें केसी का। 8/4 2, और 4/2 2। तो आपको जो मैं बात समझाने जा रहा था वो आपको समझ आ जानी चाहिए जी। समझ आ गई बात आपको? किसी को नहीं समझ आई तो बताएं। मरियम बीबी, अब आपको अलाउ कर दिया गया है, तो अपना माइक ऑफ रखना है आपने जी। समिया सर इलियास अगेन जी। यस सर। हाँ जी, पूछिए, आपने हैंड रेज किया पे है। जो है कंसंट्रेशन चेंज हुई है, केसी पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो है ऐसा होगा कि टाइम जो है वो जो अटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है इक्विलिब्रियम को, वो चेंज होगा। लेकिन अब लेकिन देर से ये ली चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पे लग जाएगा फिर। ठीक है, कि जी सर। इक्विलिब्रियम टाइम बेसिकली वो रेट पर ही बात करेंगे ना हम। तो रेट उसका आप कह लें कि सेम ही रहेगा, ऐसे कर लें, क्योंकि रेट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो हम वो इस तरह से कर लेते हैं कि हम 5 मिनट बाद रिएक्शन देख रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है, फिर 10 मिनट बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है, फिर 15 मिनट बाद, फिर 20 मिनट बाद। टाइम कांस्टेंट रहेगा ना, तो सब में
वक्फा लेके हम देखते होते हैं। हाँ ये हो सकता है आपने जो क्वेश्चन किया कि इक्विलिब्रियम अब वो देर से अटेन हो सकता है ये इसकी, क्योंकि कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी है तो अब रिएक्टेंट जो होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन उतनी ही अमाउंट में जाएंगे। तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो कलर चेंज नहीं होता, कलर नॉट चेंज। जो कलर होता है वही रहता है, जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं वो वही की वही रहती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रेशर होता है ये कांस्टेंट हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है जी, कांस्टेंट हो जाता है आपके पास। और डेंसिटी भी जो होती है ये भी कांस्टेंट हो जाती है। 6 इसमें आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है ये क्लोज कंटेनर में अचीव किया जाता है, क्लोज वेसल में अचीव किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ, आप लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ लिया, विच वन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन जी, इनमें से कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है बताएं जरा। ए। ए ए सर एक ए सर कोई भी नहीं है। किसने कहा है कोई भी नहीं है? सर 1 और 3 दो, सर समिया इलियास। हाँ जी, 1 और 3 सर दो। 1 and 3 1 and सर 3 सिर्फ 1 होगा। सर 1 है 1 है। तो बेटा समिया ने ऑलरेडी मुझसे पढ़ा हुआ है, आपने पिछला सेशन लिया था। नो सर मेरा फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट है, ठीक है। आपको क्यों लगा कोई भी नहीं है? सर रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन है कि अंडर द सेम कंडीशन हाँ पे अगर जी, प्रोडक्ट चेंज हो रहे ये हैं तो बात मैंने यहाँ पे पहले condition लिखी है। भी बात की है ना, इसरार ने क्वेश्चन पूछा था आई थिंक किसी ने, ये कंडीशन सेम वो होनी बस चाहिए। कंफ्यूज हो गया सर, इसमें अभी मुझे याद है, वो नजर ही नहीं है। तो मैंने ये बता भी दिया था आपको, फिर भी मैंने कहा चलें पूछ लेते हैं। तो आप देखें कंडीशन इनमें किसी में भी नहीं सेम। तो कंडीशन फॉरवर्ड की भी जो कंडीशन है, अभी बताकर भी गया हूँ क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर इसीलिए तो रखते हैं कि कंडीशन ना वेरी कर जाए। समझ आ रही बात की? तो कंडीशन दोनों साइड्स पे सेम होनी चाहिए, फॉरवर्ड के केस में भी और रिवर्स के केस में भी, तभी वो रिवर्सिबल होगा। इसके बाद 7th पॉइंट आ जाता है कि कैटलिस्ट जो होता है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट इंक्रीज कर देता है, ये अल्टर चेंज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। फॉरवर्ड और रिवर्स ये दोनों का जो रेट होता है उसको कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, इनहेंस कर देता है। ये ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है, ये कल मैंने बात बता दी थी, इसमें डिफरेंस आज मैं रिपीट नहीं करूंगा, और ना ही ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट करता है। मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया था क्या होता है। अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान है, आज अच्छे तरीके से दोबारा से समझ लेते हैं। देखें, ये है साउथ अफ्रीका और यहाँ पे है पाकिस्तान। एक बंदा है यहाँ पे खड़ा है, उसको जाना है साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान, तो वो उसको ये बैरियर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। लेकिन कैटलिस्ट के आने से क्या होगा, कैटलिस्ट आएगा तो एक नया पाथ दे देगा इसको, वो कहेगा आप बैरियर ना क्रॉस करें, यहां से चले जाएं, ये जो रास्ता है इधर से आप चले जाएं। अब देखें इतनी एनर्जी जो थी ऊपर लगानी वो कम हो गई और एक नया रास्ता भी मिल गया। इससे बेस्ट एग्जांपल कैटलिस्ट को समझने की नहीं है कि कैटलिस्ट का काम यही होता है कि वो एनर्जी जो होती है आपके पास उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है,
और दूसरी बात कि वो एक नया रास्ता दे देता है, न्यू पाथ प्रोवाइड कर देता है। आप देखें, फॉरवर्ड में इतनी एनर्जी कम कर दी और बैकवर्ड में भी, दोनों को इसने कम कर दिया है और एक नया रास्ता दे दिया उसको। तो ये कैटलिस्ट का फंक्शन होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी नहीं चेंज होती और ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। और लास्ट वन, एट इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, ये क्या होती है? अभी आप ना ही समझे तो बेहतर है, बड़ी अच्छे से समझा दूंगा थर्मोडायनेमिक्स में। ये मिनिमम होती है, मिनिमम। और जो इंट्रोपी होती है ये मैक्सिमम होती है। ये बता दूंगा मैं आपको, ये नोट कर लें। जब थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आए ना, तब मुझे बताइएगा, ये दोनों चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा ऐसा क्यों है। इसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बहुत फेमस लॉ है, गुल्डबर्ग और वेग ने 1864 में ये लॉ पेश किया था। इस लॉ के मुताबिक क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज के जितना ज्यादा रेट होगा, कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेट होगा रिएक्शन का। तो ये मैं ड्राइव नहीं करूंगा, आपको आता है ये चीजें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अमाउंट और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। अमाउंट, जी, अमाउंट, कंसंट्रेशन सर और, कंसंट्रेशन का अपना फॉर्मूला होता है। अच्छा क्या फार्मूला होता है? बेसिकली कंसंट्रेशन सॉल्यूट की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। और अमाउंट? अमाउंट क्वांटिटी। अच्छा जी। और एक्टिव मास? अब पहले ये एक्टिव मास के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि 1864 में रिएक्टिव मास वो मास जो रिएक्शन का पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट्स का। अच्छा जी, बाद ठीक में है। जब कंसंट्रेशन की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है तो फिर मोलरिटी में ले गए, वॉल्यूम। सर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए कंसंट्रेशन की टर्म यूज की जाती है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। नहीं जी। अच्छा, इसमें सर अमाउंट तो एक जनरल टर्म है ना, कि हम किसी भी चीज की क्वांटिटी बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिक्स नहीं है कि सोल्यूशन बना हुआ है वैसे मौजूद है चीज। हाँ, वो तो वहां अमाउंट पे है। हम वो अमाउंट होगी। और अगर हम किसी सोल्यूशन में बात कर रहे हैं किसी चीज की, या विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट बता रहे हैं, तो वहां पे कंसंट्रेशन की टर्म आ जाती है। और एक्टिव मैस वो चीज होगी जो कि एक्चुअली किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होगी, या फिर वो वहां पे इफेक्ट कर रही होगी किसी भी प्रॉपर्टी को। सुन लें, ठीक है। एक्टिव मास बेसिकली क्या होता है? एक्टिव मास, आपके पास थे 100 मॉलिक्यूल। अब डेफिनेटली ये 100 के 100 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इन 100 मॉलिक्यूल्स में से कुछ पार्टिसिपेट करते हैं। लेट्स सपोज 80 मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट कर लिया। अब ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, इनको आप एक्टिव मास बोल देते हैं। ठीक है, कि some part of reactant contribute in reaction, this is known as active mass। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डोनेट किया जाता है। इसका यूनिट जो होता है मोल पर डीएम क्यूब होता है। मोल पर डीएम क्यूब वही है कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो आपने कहा बाद में कंसंट्रेशन आ गई, ये वो चीज नहीं है। देखिए, एक्टिव मास इज सेम एज कंसंट्रेशन। ठीक हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल है, वो कंसंट्रेशन भी है, वही एक्टिव मास है। अब एक्टिव मास को डिटरमिन करवाने के दो मेथड हैं हमारे पास, कि एक तो मोलेरिटी है। अब जो आपने बात की है कि एक्टिव मास को डिटरमिन करवाने के दो तरीके हैं, एक मोलेरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इससे करवा सकते हैं। और दूसरा, आपके पास अगर गैसियस सिस्टम है तो फिर आप पार्शियल प्रेशर से डिटरमिन करवाएंगे। अब पार्शियल प्रेशर क्यों यूज करते हैं हम गैसियस के लिए? देखें, बात बड़ी सिंपल है
कि गैसियस के केस में आप कंसंट्रेशन की टर्म यूज नहीं करते, आप प्रेशर यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में प्रेशर ही कंसंट्रेशन को डोनेट करता है। कैसे? आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और यहां से आपको ये बात पता है कि P इज इक्वल टू एन ओवर वी आर टी, और यहां से आपके पास निकल आएगा P इज इक्वल टू सी आर टी। अब C जो है ये कंसंट्रेशन है और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो यहां से आपको ये बात प्रूव भी हो गई कि जो प्रेशर होता है वो एक्चुअली में डायरेक्टली होता है किसके? कंसंट्रेशन के। तो दैट्स व्हाई आप जो कंसंट्रेशन टर्म है वो गैसेस के केस में प्रेशर को ही डिस्क्राइब करवा देते कि प्रेशर ही सब कुछ है जी, प्रेशर इन सब का करता धरता है। ठीक है, तो ये आज बेसिक लेक्चर था, और इसके बाद हम कैटलिस्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो देखते हैं। आपका कोई सवाल है इस लेक्चर के मुतालिक तो पूछ सकते हैं जी। अभी तक जो हमने कुछ पोर्शन पढ़ा है, बहुत थोड़ा पढ़ा है आज वैसे, कोई सवाल है तो वो बताएं। वो सर जो बात मैंने की है वो मैंने एक जगह पर बुक में पढ़ी थी सर, कि लॉ ऑफ मास सेक्शन को मास सेक्शन इस वजह से कहते हैं, पहले ये मास पे लिखता था, बाद में कंसंट्रेशन या अमाउंट को रिप्रेजेंट किया उसने, वैलिडिटी। एक ही बात है, देखिए एक्टिव मास और कंसंट्रेशन जो है ये दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों के यूनिट भी सेम रख रहे हैं तो कैसे? और जो मैंने अभी आपको दो मेथड बताए हैं, मोलैरिटी इज बेसिकली अ मेथड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन। समझ आ रही बात की कि मोलैरिटी एक मेथड है उस एक्टिव मास को डिटरमाइन करवाने का। इसी तरह पार्शियल प्रेशर भी एक मेथड होता है कि उस केस में आ जाते हैं। हो सकता है बुक्स में लिखा हो, बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन बड़ा आगे चला गया है, हमारी पहुंच से भी दूर है। आपको जब मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब आपसे मैं पूछूंगा लॉ ऑफ मास एक्शन वैसे सिंगल स्टेप के लिए होता है या मल्टीपल स्टेप्स के लिए, को बता सकते हैं आप में से? लॉ ऑफ मास सेक्शन सिंगल स्टेप के लिए होता था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वो नहीं कर सकते। अच्छा, तो क्यों नहीं करता? बेसिकली सर वो फिर वो उसमें रेट ला लगता है ना, रेट इक्वेशंस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फिर वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाली बात आ जाती है, वो सारी चीजें। सर जिस रिएक्शन में हमें पता हो कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो वहां पे एप्लीकेबल हो जाता है, जहाँ पे नहीं होता मल्टीपल स्टेप्स होते जी हैं तो जी वहां पे बिल्कुल। applicable होता है। चलें ठीक हो गया, ये बात की बात नहीं, चले काइनेटिक्स में हम देख लेंगे। आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, हम कैटलिस्ट का जो पोर्शन है वो देख लें।